हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। क्या पढ़ने वाले बेटा? भारत का भूगोल आज हम पढ़ने वाले हैं। और भारत की भूगोल की जो आज पहली क्लास है, जिसमें हम भारत के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले क्या जानेंगे बेटा? भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या जानेंगे बेटा? भारत का भौगोलिक स्वरूप। क्या जानेंगे बेटा? भारत का भौगोलिक स्वरूप सबसे पहले हम जानने वाले हैं, जिसे हम बोल सकते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। क्या बोल सकते हैं बेटा? भौगोलिक स्थिति, मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये जानेंगे। तो क्या है, देखिएगा ध्यान से। भारत की भौगोलिक स्थिति है 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या है बेटा? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये भारत की भौगोलिक स्थिति में आता है। वहीं हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। क्या है बेटा? पूर्वी देशांतर। तो क्या है, देखिएगा ध्यान से। 8 डिग्री 4 से लेकर 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर भारत की भौगोलिक स्थिति है। समझ आया कि नहीं आया? कितनी है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। वहीं हम बात करें 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर भारत की भौगोलिक स्थिति है। और यदि ऐसा पूछे कि संपूर्ण भारत की, कैसा? संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति, क्या पूछेगा? संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति यदि पूछता है तो क्या होगी बेटा? 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या आएगा बेटा? उत्तरी अक्षांश कितना आ जाएगा? 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ये भारत की क्या हो जाएगी बेटा? संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति ये हो जाएगी, और ये भारत की भौगोलिक स्थिति है। ठीक है। चलिए अब इस स्थिति को कहाँ देखेंगे बेटा? मैप में देखेंगे। तो भारत आपका कैसा है बेटा? भारत आपका, ये बना रहा हूँ, ऐसा है भारत आपका। ये भारत है आपका, ठीक है। क्या है? ये भारत है। और भारत में अपन क्या देखने वाले हैं? भौगोलिक स्थिति देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? भौगोलिक स्थिति भारत की हम देखने वाले हैं। ठीक है। ये भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो क्या है बेटा? सबसे पहले 8 डिग्री, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। क्या है देखो बेटा, ध्यान से देखना। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? यहां है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। क्या है बेटा? उत्तरी अक्षांश। समझ में आया कि नहीं आया? आपका भारत का जो दक्षिणी पॉइंट जो है आपका ये वाला, ये 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। किस पर है बेटा? रेखा पर है, इसलिए क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो आपका है, ये वाला पॉइंट है आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। कहाँ पर है बेटा? उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 37 डिग्री 6। ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? बस बेटा आपको 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश कहाँ है बेटा? उत्तरी अक्षांश। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश जो है भारत की भौगोलिक स्थिति है अक्षांश रेखाओं। कहाँ पर है? अक्षांश रेखाओं में। मतलब भारत का ये वाला दक्षिण वाला पॉइंट आपका 8 डिग्री 4 पर है, और भारत का उत्तरी वाला जो पॉइंट है वो 37 डिग्री 6 पर स्थित है। चलिए अब अपन आगे देखेंगे क्या बेटा? आगे अपन देखने वाले हैं क्या? देखिएगा ध्यान से। आगे हम देखने वाले हैं देशांतर रेखाओं में। किसमें बेटा?
देशांतर रेखाओं में। तो कितना है बेटा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। तो ये आपकी देशांतर रेखा है और ये वाला पॉइंट जो आपका है ये आपका कौन सा है बेटा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। कौन सा है बेटा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर जो आपका है ये पॉइंट आपका है। तो भारत का पश्चिमी पॉइंट जो है आपका है, ठीक है, वो कितने पर है बेटा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर है। वहीं हम बात करेंगे पूर्वी पॉइंट, भारत का पूर्वी पॉइंट ये है आपका, और इस पॉइंट पर बेटा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी है बेटा पूर्वी देशांतर रेखा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको 68 डिग्री 7, मतलब ये वाला पॉइंट है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है भारत। तो देशांतर रेखाओं में क्या है बेटा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, जो कि यहाँ है आपका ये वाला पॉइंट है। वहीं हम बात करेंगे ये वाला पॉइंट आपका 97 डिग्री 25 जो आपका है पूर्वी देशांतर रेखा ये वाली है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या हुई बेटा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा, और वहीं हम बात करें 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा जो है आपकी भारत की, ये आपकी भौगोलिक स्थिति है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था बेटा संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति। अब इसमें क्या है बेटा संपूर्ण भारत आ जाएगा। अब संपूर्ण भारत में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपका है बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा है बेटा, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम बिंदु है ग्रेट निकोबार। कौन सा है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो अंतिम बिंदु है बेटा ये वाला, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है बेटा इंदिरा पॉइंट नाम है इसका। और इंदिरा पॉइंट जो आपका है वो 6 डिग्री 4 पर स्थित है। कौन सी रेखा पर है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। तो भारत का संपूर्ण जो आपका भौगोलिक स्वरूप होगा वो 6 डिग्री 4 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा। तो ये भारत का क्या आ जाएगा संपूर्ण भारत में बेटा, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट वहां से स्टार्ट होगा, और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। तो इस संपूर्ण भारत का ये हो जाएगा, और भारत का पूछेगा तो भारत का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा बेटा सब लोगों को, ध्यान रखेंगे ये सब बातें आपके लिए। अब देखो साथ साथ में अपन क्या देख लेंगे इसमें पॉइंट देख लेंगे। तो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट, ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट की हम बात करेंगे तो किसकी बेटा सबसे पश्चिमी पॉइंट की हम बात कर लेंगे भारत की। तो सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सबसे पश्चिमी पॉइंट है बेटा, और पश्चिमी पॉइंट जो आपका है उसका नाम है गौहर मोती। नाम क्या है बेटा गौहर मोती। नाम क्या है गौहर मोती। बोलो क्या है बेटा गौहर मोती। और गौहर मोती कहाँ आता है बेटा सरक्रीक में आता है। कहाँ आता है बेटा सरक्रीक में आता है। और सरक्रीक कहाँ है गुजरात राज्य में है। कहाँ है गुजरात राज्य में है। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा गुजरात आ जाएगा। भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे गौहर मोती आ जाएगा। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। तो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा हो जाएगा गौहर मोती, सरक्रीक में है गुजरात में। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, सबसे अंतिम पॉइंट पश्चिमी पूछेगा तो गौहर मोती हो जाएगा। सबसे पश्चिमी राज्य की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बेटा गुजरात हो जाएगा। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा है। और ये पॉइंट जो आपका है गौहर मोती वो किस अक्षांश देशांतर रेखा पर बेटा 68.7 मतलब 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर जो है आपका वो ये पॉइंट है गौहर मोती। ये भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट किस पर है बेटा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे सबसे पूर्वी पॉइंट। कौन सा देखेंगे बेटा सबसे पूर्वी पॉइंट देखेंगे। सबसे पूर्वी पॉइंट जो आपका है वो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है बेटा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है बेटा अरुणाचल प्रदेश में। बोलते भी जाया करो बेटा
कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है बोलो? अरुणाचल प्रदेश है। इसी में सबसे पूर्वी पॉइंट है, इसका नाम है बालांगू। क्या है बेटा? बालांगू। या एक और, इसमें एक और बोल सकते हैं किवीथू। क्या नाम है बेटा? किवीथू। इन दोनों में से कोई सा भी आ जाए एग्जाम में, छोड़ना नहीं है। तो सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करेंगे तो किवीथू या बालांगू हो जाएगा। सबसे पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अब ये कहाँ स्थित है ये पॉइंट बेटा? तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। किस पॉइंट, कितना है बेटा? 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। ये आपका भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट है। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा पॉइंट है बेटा? किवीथू या बालांगू। और सबसे पश्चिमी पॉइंट की बात करेंगे तो गोहर मोती सरकरी गुजरात में स्थित है और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलो अब हम बात करेंगे सबसे उत्तरी पॉइंट आपका यहाँ पर है। इसका नाम है इंदिरा कौल। नाम क्या है बेटा? इंदिरा कौल। तो सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? नॉर्थ वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? इंदिरा कौल है। नाम क्या है? इंदिरा कौल। ये कहाँ पर है बेटा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है इंदिरा कौल। अच्छा, ये कहाँ पर है बेटा? किस अक्षांश रेखा पर है? तो 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। कहाँ पर है बेटा? 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है आपका इंदिरा कौल। ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है और कहाँ है? ये लद्दाख यूपी में स्थित है। अच्छा, ये बात करेंगे भारत का मुख्य भूमि का। ठीक है ना? ये कहाँ है बेटा? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो ये बेटा आपका आता है केप कैमोरीन। क्या नाम है बेटा? केप कैमोरीन। नाम क्या है? केप कैमोरीन है। कौन सा है बेटा? केप कैमोरीन। और ये कहाँ है? कन्याकुमारी में है। कहाँ है बेटा? कन्याकुमारी में है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेंगे तो कौन सा है? केप कैमोरीन। कहाँ है? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी कहाँ आता है? ये आपका आता है तमिलनाडु में। कहाँ आता है बेटा? तमिलनाडु में आता है। कहाँ आता है? तमिलनाडु में। तो सबसे दक्षिणी आपकी राज्य की बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा और सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेंगे तो केप कैमोरीन हो जाएगा, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है ना? अब ये बात करेंगे किस अक्षांश रेखा पर स्थित है बेटा पॉइंट? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर ये आपका स्थित है। कहाँ है बेटा? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर आपका केप कैमोरीन पॉइंट स्थित है। तमिलनाडु राज्य में है और कन्याकुमारी में है। अब बात करेंगे संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करेंगे। तो ये बेटा मैंने बताया था अभी आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी जो आपका द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है बेटा? ग्रेट निकोबार नाम है। और ग्रेट निकोबार का सबसे अंतिम जो बिंदु है उसका नाम क्या है बेटा? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश रेखा पर बेटा बताया था मैंने अभी? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर ये स्थित है। तो सबसे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है बेटा? इंदिरा पॉइंट। बोलते जाओ कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश रेखा पर है बेटा? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। ठीक है ना? अच्छा, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम भी पूछ लेता है तो उसका नाम है बेटा, पुराने का नाम पिगमिलियन। नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। नाम क्या है बेटा? पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट है। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है इतना आपके लिए समझ आ गया होगा। चलिए अब अपन भौगोलिक स्थिति में जो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये तो भारत के पूर्व में, अब यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों दिया है सर ने। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये तो भारत का दक्षिणी पॉइंट है लेकिन सर ने यहाँ पर उत्तरी अक्षांश रेखा क्यों लिखा है। चलो अब अपन ये भी क्लियर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ये भी क्लियर करने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट पेज देखिएगा। देखिए वो किस प्रकार से है। तो देखिए बेटा, ये आपकी भारत की, ये आपका क्या है? ग्लोब है। इसे हम बोल सकते हैं पृथ्वी। क्या बोल सकते हैं बेटा? पृथ्वी बोल सकते हैं। ठीक है?
अब पृथ्वी जो आपकी है, पृथ्वी आपकी गोल है। क्या है बेटा? पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है आपकी अपनी धुरी पर, ये क्या है बेटा? धुरी है। क्या है? अपनी धुरी पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है बेटा? 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये क्या है बेटा? अक्ष है। ये क्या है? अपना अक्ष है पृथ्वी का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या 23 सही 1/2 डिग्री अपनी पृथ्वी झुकी हुई है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये जनरली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23 सही 1/2 डिग्री जो आपकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब पृथ्वी में कुछ काल्पनिक रेखाएं मानी हैं। जैसे हम बात करें पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से, कहाँ पे बेटा? पृथ्वी के बिल्कुल एकदम बीचों बीच से जो है आपकी, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के बिल्कुल एकदम बीचों बीच से। ये बीच में ही है ना बेटा? चलो बीच में नहीं है, एक बार बीच में कर लेते हैं इसको। बीच में कैसे करेंगे? देखिए आप बीच में करेंगे एकदम अपन इसको, तो पृथ्वी जो है ना अपने एकदम बीच से अपन लेंगे। ठीक है ना, एकदम अपन बीच से लेने वाले हैं, तो ये एकदम पृथ्वी अपना एकदम बीच से ले लो पृथ्वी का। ये पृथ्वी का आपका क्या है बेटा? एकदम बीच से अपन ने रेखा बना ली है। ठीक है ना, ये पृथ्वी जो है आपकी बीच से अपन ने जो काल्पनिक रेखा मानी है, बिल्कुल पृथ्वी के बीच में मानी है 0 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर बेटा? 0 डिग्री पर एक रेखा को मानी है, जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं बेटा? विषुवत रेखा। क्या बोला है इसको? विषुवत रेखा को बोला गया इसको। इसका एक और नाम है बृहद रेखा। बृहद क्यों बोला बेटा? ये पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा है, तो इसको बृहद रेखा भी बोला गया है। तो विषुवत रेखा या बृहद रेखा, इसका एक और नाम है बेटा भूमध्य रेखा। क्या बेटा? भूमध्य रेखा भी बोला, क्योंकि ये भूमि के बिल्कुल बीचों बीच है। तो पृथ्वी के बिल्कुल एकदम बीचों बीच रेखा है, इसको भूमध्य रेखा भी बोला गया है। बृहद रेखा बोला गया है क्योंकि ये भारत की विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेखा है। ठीक है ना, इससे बड़ी रेखा आपकी नहीं है, बाकी सब छोटी हैं। और विषुवत रेखा आपको इसको बोला गया है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा इक्वेटर। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे? इक्वेटर लाइन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? इसको इक्वेटर लाइन, है ना। हिंदी में विषुवत रेखा, बृहद रेखा और भूमध्य रेखा। ठीक है, इसकी ग्लोब पर पूरी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 40,076 किलोमीटर। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ चुका है कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या बृहद रेखा की कितनी लंबाई है ग्लोब पर, तो कितनी है बेटा? 40,076 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। ठीक है ना, और ये ग्लोब की मतलब जो विषुवत रेखा 0 डिग्री पर है, ये सबसे बड़ी, सभी रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के बिल्कुल बीच से है, तो मतलब ये वाला भाग भी बराबर है और ये वाला भाग भी बराबर है। तो ये वाला पॉइंट आपका कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहलाता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलेंगे इसको, दक्षिणी ध्रुव। और ये वाले पूरे भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे बेटा? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। मतलब ये आपकी विषुवत रेखा के नीचे वाला जो पूरा आधा गोला आपको दिख रहा है, ये कहलाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, और ये पॉइंट कहलाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ये वाला पॉइंट कौन सा कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा आपका उत्तरी ध्रुव। कौन सा कहलाएगा बेटा? उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। और याद रखेंगे ये विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो आधा गोला दिख रहा है आपके लिए, ये कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा बेटा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये आधा वाला भाग उत्तर वाला वो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, दक्षिण वाला जो गोलार्ध है आपका वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा, और दक्षिणी ध्रुव ये कहलाएगा और ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हमारा भारत बेटा उत्तर में है। कहाँ है अपना? उत्तर। दक्षिण को अभी हमें देखना ही नहीं है। ठीक है ना, जब हम वर्ल्ड देखेंगे तो वर्ल्ड को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम भारत की स्थिति आपको बता रहे हैं कहाँ है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो रेखा है आपकी, वो जो ग्लोब आपका है, ये आपका वर्ल्ड है, जो आपका भारत का जो पूरा गोल पृथ्वी है, उसका सबसे बड़ी लाइन है ना। इसके ऊपर एक लाइन है बेटा, ये लाइन आपकी
ये लाइन आपकी पृथ्वी के 0 डिग्री से ऊपर 23.5 डिग्री, कितना बेटा 23.5 डिग्री बोल सकते हैं इसको। ये 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी है बेटा? उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी है? उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसका नाम बेटा मैं लिख रहा हूँ, इसका ध्यान रखना, नाम है ना, नाम ध्यान रखना है। इसका नाम है बेटा कर्क रेखा। नाम क्या है इसका बेटा? कर्क रेखा। नाम क्या है? कर्क रेखा। मतलब विषुवत रेखा के ऊपर जो कहलाता है पूरा आधा गोला, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। बोलो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, उसे हम बोलेंगे कर्क रेखा। एक बात और समझ लो पहले, उत्तरी गोलार्ध में बेटा, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं होंगी वो कहलाएंगी आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। मतलब मान लो यहाँ पर मैंने रेखा बना दी, ये रेखाएं हैं आपकी, ये सब क्या कहलाएंगी बेटा? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बेटा? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। और हम बात करेंगे दक्षिण में, तो ये दक्षिण में क्या कहलाएंगी बेटा? दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाएंगी। तो इनमें अभी हमें इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे भारत को देख रहे हैं अपन, है ना। तो इस रेखा से, विषुवत रेखा से ऊपर जितनी भी रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाएंगी। और पृथ्वी पर 90 जो आपकी हैं वो क्या है बेटा? उत्तरी अक्षांश रेखा है। और इस रेखा से नीचे 90 जो आपकी हैं वो है आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है। क्या कहें बेटा? दक्षिणी अक्षांश रेखा है। समझ रहा हो बात को? विषुवत रेखा के ऊपर 90 रेखाएं हैं, वो सभी कहलाती हैं उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और विषुवत रेखा के नीचे 90 रेखाएं हैं जो सभी कहलाती हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और हमारा भारत कहाँ है बेटा? उत्तर में है। तो जो 90 अक्षांश रेखाएं पड़ रही हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। उन्हीं रेखाओं में आपका 23 सही 1/2 डिग्री पर जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? कर्क रेखा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहेंगे बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और ये 23.5 डिग्री, 23.5 बी नंबर की जो रेखा है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। अब इससे आगे जो आपका है पूरी आपकी कौन सी कहलाएंगी? इसके ऊपर पूरी कहलाएंगी आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और हमारा भारत बेटा कहाँ पर है? हमारा भारत यहाँ पर है। कहाँ है अपना भारत? यहाँ अपना भारत है। ध्यान रखना कहाँ है बेटा, मैं बना रहा हूँ, देखना ध्यान से। अपना भारत कहाँ है बेटा? यहाँ अपना भारत है। कहाँ है अपना भारत? यहाँ अपना भारत है, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है, कहाँ अपना भारत है? तो यहाँ अपना भारत है, ठीक है। ये अपना क्या है? भारत है, ठीक है। समझ रहे हो भारत कहाँ पर है? अपना उत्तरी अक्षांश रेखाओं में है। और ये कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है ना। ये कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। कितने राज्यों से बेटा? भारत के 8 राज्यों से गुजरी है कर्क रेखा, ठीक है ना। ये आपके लिए नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊंगा कि किस किस राज्य से गुजरी है और कहाँ कहाँ से गुजरी है। अभी हमारा क्या मकसद है? भारत की भौगोलिक स्थिति का। तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी है, भारत के 8 राज्यों से गुजरी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा बता देंगे आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेखाएं आपकी गई हैं, कितनी गई हैं? यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी रेखाएं गई हैं, वो आपकी 6वें नंबर की रेखा है। यहाँ पर कौन सी है? 6वें नंबर की। तो यहाँ आपका आता है 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या आता है बेटा? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये अंतिम बिंदु है। कौन सा है बेटा? अंतिम बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर है। और ये 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है, उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया ना अभी आपके लिए कि ये विषुवत रेखा के ऊपर जितनी भी रेखाएं होंगी कौन सी कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो 6 डिग्री 4 पर अपना कौन सा है बेटा? 6 डिग्री 4 पर आपका आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार का अंतिम द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ से अपना भारत स्टार्ट हो जाता है 6 डिग्री 4 से। मैंने भी बताया था आपके लिए भारत का कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 है ना उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है अपना भारत। तो 6 डिग्री 4 आपका यहाँ हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी जाती है 8 डिग्री 4 वाली रेखा। कौन सी जाती है? 8 वाली 4 रेखा, जहाँ मैंने बताया था केप कैमोरी। क्या बताया था? केप कैमोरी पॉइंट, कन्याकुमारी। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रखा जाता है, क्योंकि भारत यहाँ कहाँ पर है बेटा? उत्तर में है।
तो उत्तरी अक्षांश रेखा हो गई आपकी ये, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भारत समाप्त होता है ना बेटा, यहाँ आपकी है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश रेखा। मतलब भारत कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 6 नंबर की रेखा से। कहाँ से? 6 नंबर की रेखा से स्टार्ट हो जाता है अपना भारत। और भारत ऊपर तक जब जाता है ना, तो यहाँ पे आपकी 37 नंबर की जो रेखा है आपकी, यहाँ 37 नंबर 6 नंबर जो रेखा है आपकी, यहाँ पे आके भारत खत्म हो जाता है अक्षांश रेखाओं में। कहाँ पे बेटा? अक्षांश रेखाओं में यहाँ पे खत्म हो जाता है अपना भारत। अब ये भी याद रखना है कि आपके लिए कि विषुवत रेखा से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यहाँ की दूरी कितनी है। क्वेश्चन पूछता है बेटा, ध्यान रखना है कि जब पूछेगा, ध्यान आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखो। इधर देखो आप सभी लोग, इधर देखो सब लोग, है ना, इधर देखो, है ना, बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या पूछता है बेटा, ध्यान रखें। क्वेश्चन ये पूछता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से अंडमान निकोबार मतलब भारत की दूरी कितनी है, ठीक है ना। तो ये लगभग बेटा दूरी है, लगभग दूरी है आपकी 753 किलोमीटर। कितनी है बेटा? लगभग 753 किलोमीटर। अभी देखो भारत की पूछेगा तो भी क्या आ जाएगा आपका 753 किलोमीटर दूरी है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर जो पॉइंट आपका है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे अंतिम पॉइंट आपका, सॉरी अंतिम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। उसका अंतिम पॉइंट कौन सा है बेटा? यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। तो विषुवत रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है आपकी? लगभग 753। लगभग कितनी है? 753। और ये कहाँ आता है बेटा? भारत में ही आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो वो आ जाएगा बेटा 753, क्योंकि इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, कितनी बेटा? मुख्य भारत की पूछता है। क्या पूछता है? मुख्य भारत की पूछता है। तो बेटा मुख्य भारत में आपका ये वाला पॉइंट आता है। कौन सा आता है? ये वाला। कौन सा वाला बेटा? केप केबुल वाला। तो मुख्य भारत की दूरी ये बेटा है 876 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 876। तो बेटा देखो भारत की पूछे, भारत की विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितनी है, तो 753, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है आपका। और यदि मुख्य भारत लगा देता है तो फिर हम क्या देखेंगे बेटा? यहाँ पर केप केबुल को देखेंगे, कन्याकुमारी को, और उसकी दूरी विषुवत रेखा कितनी है बेटा? 876 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, ठीक है। तो ये आपकी अक्षांश रेखाओं मैंने आपको बता दी भारत की, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे किसमें बेटा? अब हम देखेंगे आपके लिए देशांतर रेखाओं में भारत की क्या है। तो ये मैं आपको रब कर दूं क्या, है ना, करना पड़ेगा। तो देखना है तो देख लो आप, है ना, मैं रब कर रहा हूँ उसको ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा बेटा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। समझ में आ गया सब लोगों को? झूठ नहीं बोलना है, अगली क्लास में पूछूंगा, ध्यान रखना। सबको समझ में आया? चलिए, है ना। तो देखेंगे अपन देशांतर रेखाओं में देख लेंगे अपन। इसको पहले इसको रब कर देता हूँ मैं, इसको रब कर देता हूँ, फिर अपन देशांतर रेखाओं में देखने वाले हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं में देखने वाले हैं। चलिए अब देखेंगे अपन देशांतर रेखाओं में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपके लिए, ये अक्षांश रेखाएं हैं। भारत में बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ऊपर ये पूरी, यहाँ भी रेखाएं, यहाँ भी रेखाएं, ये सब अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। उत्तर में आपकी जितनी भी है, इसीलिए भारत का है दक्षिणी पॉइंट, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश में, इसीलिए यहाँ क्या बोलते हैं अपन? उत्तरी अक्षांश रेखा लिखते हैं। मुझे लगता है आपको डाउट क्लियर हो गया। चलो अब हम देखेंगे देशांतर रेखाओं में। किसमें देखेंगे बेटा? देशांतर रेखाओं में देखने वाले हैं अपन अब, ठीक है। देशांतर रेखाओं में कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे भारत के बीचों बीच 0 डिग्री पर एक अपन ने विषुवत रेखा को माना था, वैसे ही भारत में 0 डिग्री पर आपकी एक रेखा और है। कौन सी है बेटा? एक रेखा और है। यहाँ से देखो, ये रेखा आपकी है 0 डिग्री पर, ये दो ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है ना। ये ध्रुव आपका इस साइड वाला कहलाएगा पूर्वी। क्या कहलाएगा बेटा? पूर्वी ध्रुव, ठीक है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं? पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे बेटा? पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी गोलार्ध बोलेंगे। मैं लिख रहा हूँ अभी, देखो जरा अभी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? पूर्वी गोलार्ध। क्या कहलाएंगे बेटा? ये पूर्वी गोलार्ध। मतलब 0 डिग्री पर जो रेखा आपकी देशांतर रेखा है, इसका नाम है यामोत्तर रेखा। क्या बोलेंगे इसको? यामोत्तर रेखा, योमोत्तर रेखा बोल सकते हैं, या यामोत्तर देशांतर रेखा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका नाम क्या है? यामोत्तर रेखा। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच है ना। इसका एक और नाम है ग्रीनविच रेखा। क्या है बेटा? ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसको, यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा या
यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी के 0 डिग्री पर है, जो आपकी कहाँ से बेटा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों को आपस में मिला रही है। और इसका पूर्वी वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी वाला भाग कहलाएगा बेटा इसका पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाएगा बेटा, पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, गोलार्ध। और पृथ्वी कैसी है बेटा, 360 डिग्री है। मतलब यहाँ पर जो रेखाएं, आपकी जितनी भी ऐसी रेखाएं होंगी पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर, तो सभी क्या कहलाएंगी बेटा, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। और 0 डिग्री से इधर वाली रेखाएं कहलाएंगी पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएंगी बेटा, सॉरी पश्चिमी देशांतर, ये ना, थोड़ा रुकिए ना, मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या कहलाएंगी इस साइड वाली बेटा, पश्चिमी देशांतर। कौन सी कहलाएंगी, इस साइड वाली पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी, इस साइड वाली। इस साइड वाली रेखाएं पूरी क्या कहलाएंगी, इस साइड वाली जो रेखाएं यदि अब दी जाएंगी, ये वाली रेखाएं पूरी ग्लोब पर, वो कहलाएंगी पूर्वी देशांतर। क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है, क्योंकि पृथ्वी के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए ये सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। और इस 0 डिग्री रेखा से इधर वाली कहलाएंगी आपकी पश्चिमी देशांतर। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अभी भारत की स्थिति पढ़ना है, तो इस साइड हमें कोई मतलब नहीं है अभी हाल फिलहाल में। जब आपको वर्ल्ड में पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो पूरी पृथ्वी के बारे में अच्छे से बताऊंगा, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, भारत की स्थिति। तो भारत कहाँ है बेटा, पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ है बेटा, पूर्वी गोलार्ध में। और भारत के पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी, तो क्या कहलाएंगी बेटा, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, पूर्व में जो कहलाएंगी सभी कहलाएंगी पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो हमारा भारत यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो यहाँ से रेखा कौन सी गई है बेटा, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा गई है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से कौन सी रेखा गई है बेटा, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गई है। और यहाँ जहाँ अपना भारत खत्म होता है, वहाँ पर 97 डिग्री 25, कौन सा बेटा, 97 डिग्री 25 रेखा पर अपना भारत जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये भारत की भौगोलिक स्थिति आपकी ग्लोब में है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, बाद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार और समझेंगे, 0 डिग्री जो रेखा आपकी है, ये 0 डिग्री पृथ्वी के बिल्कुल 0 डिग्री पर है, इसका नाम है यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। इस रेखा से पूर्वी वाला भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं आपकी होंगी, वो सभी कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखा, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है। पूर्वी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं होंगी आपकी, ये रेखाएं पूरी क्या कहलाएंगी, पूर्वी देशांतर कहलाएंगी। हमारा भारत कहाँ है देशांतर में, पूरब में है। तो हमारा भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 डिग्री 7 से स्टार्ट हो जाता है। खत्म कहाँ होता है बेटा, 97 डिग्री 7 पर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी ये भौगोलिक स्थिति है, जर्नली सी बात है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ में इसको मिटाऊंगा, मैं रफ करूंगा, थोड़ी सी जानकारी और दूंगा, है ना। इसको लिखना है क्या आप लोगों को, चलिए मिटा दूं, सब समझ आया अपना। चलिए थोड़ी सी जानकारी और देने वाला हूँ, रफ करके थोड़ा सा मैं। चलिए अब देखेंगे अपन, देखो भारत में जो आपकी अक्षांश रेखाएं जो आपकी है ना, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर या पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी है बेटा, कुल 181 है। कितनी है, 181। कैसे, 90 आपकी उत्तर में है, 90 आपकी नीचे है, कितनी हो गई आपकी 180। और 0 डिग्री रेखा को मिला देते हैं तो कितनी हो जाएंगी बेटा, 181 अक्षांश रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं मानी, रेखाएं नहीं है बेटा, ये काल्पनिक रेखाएं मानी है। क्या मानी है, ये काल्पनिक रेखाएं मानी हुई हैं। तो पृथ्वी पर 90 उत्तर में मानी है, 90 नीचे मानी है, 1 0 डिग्री पर हो गई आपकी। तो पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं बेटा, ये है आपकी 181। और यदि हम ध्रुवों वाली रेखाओं को छोड़ दें, ध्रुव वाली रेखाओं को दोनों को छोड़ देते हैं, तो कितनी आ जाती है बेटा, 179। कितनी आ जाएंगी बेटा, 179। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। ध्रुवों को मिलाएंगे, ध्रुवी रेखाओं को मिलाएंगे तो 180 हो जाएंगी कुल, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे, एक बीच में 0 डिग्री 181, है ना। और यदि हम ध्रुवों वाली जो लास्ट वाली ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वाली और दक्षिण ध्रुव वाली, दोनों को छोड़ देते हैं और फिर काउंटिंग करते हैं,
तो कितनी हो जाएंगी बेटा 179 हो जाएंगी पृथ्वी पर कुल जो अक्षांश रेखाएं मानी है। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं को, ये दो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी, तो इनकी बीच की दूरी बेटा 111 किलोमीटर है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और कहाँ पर है बेटा 111 किलोमीटर, ये आपका कर्क रेखा और इनके बीच में उत्तर ध्रुव में छोटी होती जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि ये घूमेंगी तो छोटी हो जाएंगी। तो आपका विषुवत रेखा पर इनकी दूरी कितनी है बेटा 111 किलोमीटर है ना। तो मिलाकर आपको विषुवत रेखा ध्यान रखना है। तो अक्षांश रेखाओं की विषुवत रेखा पर बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर है। कितनी है बेटा 111 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुल रेखाएं आपकी ध्रुवों को मिलाकर 181 है और ध्रुवों को हटा देंगे तो 179 है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपकी आती है 111 किलोमीटर। वही हम बात करेंगे देशांतर की। तो हमारी पृथ्वी कैसी है बेटा 90 डिग्री है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब 360 डिग्री पर बीच में से एक जीरो डिग्री पर एक रेखा बना दी है ना। 180 इस साइड होंगी उत्तर में, तो 180 कहाँ पर होंगी बेटा आपकी पूर्व में होंगी, प्लस 180 कहाँ होंगी बेटा ये आपकी पश्चिम में होंगी। पश्चिम की कर देता हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 360 रेखाएं हैं बेटा देशांतर। कितनी है देशांतर रेखाएं 360। पूरब में कितनी 180, पश्चिम में कितनी 180, कुल मिला कितनी हो गई 360। तो ये पृथ्वी हमारी 360 डिग्री है। ठीक है ना, तो हमारी जो बेल्ट है उसमें काल्पनिक जो रेखाएं मानी है देशांतर वो कितनी है 360 है। कितनी है बेटा 360। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं की दूरी कहाँ पर बेटा सेंटर में, बिल्कुल बीच में या उत्तर रेखा पर कितनी है बेटा 111.32 किलोमीटर है। कितनी है बेटा 111.32 किलोमीटर जो आपकी है वो आपकी कितनी है बेटा 111.32 किलोमीटर जो आपकी है वो दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी है। कितनी है बेटा, ये अक्षांश रेखा आपकी कौन सी, ये अक्षांश रेखा आपकी है ना, ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश, इसकी दूरी जो आपकी है वो कितनी है 111.32 किलोमीटर है, जो आपकी बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, अब पृथ्वी जो है आपकी कहाँ कैसे घूम रही है बेटा पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कहाँ से घूम रही है बेटा पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कैसे घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। यह क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा है, ध्यान रखना है आपके लिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है बेटा पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसलिए हमारे भारत में पूर्व से जो आपका है सूर्योदय होता है, क्योंकि पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। और एक जो रेखा पार करने में जो है ना, जैसे इस रेखा पर सूर्य है और इस रेखा पर अभी आना है उसको, तो 4 मिनट का समय लगता है। मतलब देशांतर रेखा को पार करने में कितना बेटा, देशांतर रेखा को पार करने में, समझ रहे हो बात को, एक देशांतर रेखा को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है बेटा 4 मिनट का समय लगता है, ये आपको याद रखना है। ये ना एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक सूर्य को पहुंचने में कितना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य पहुंचने में, ये लगता है आपका 4 मिनट का समय लगता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी जो आपकी है एक अक्षांश रेखा को पार करने में कितना समय लगाती है, तो वो लगाती है 4 मिनट का समय लगाती है। कितना मिनट लगाते हैं बेटा 4 मिनट का समय लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है बेटा, है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको ये आज की क्लास है समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब जर्नल से हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इस क्लास के अंदर, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, है ना। इतना आपके लिए समझ आ गया होगा मुझे सबसे उम्मीद है। कोई भी यदि बाद में बोला था समझ में नहीं आया था भौगोलिक स्वरूप में, ठीक है ना, मुझे जहां तक ठीक लगा वहां तक मैंने ठीक समझाया है ना। तो किसी को समझ में ऐसा लग रहा है कि डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, है कोई डाउट, चलिए ठीक है। चलो अब अपन देखेंगे नेक्स्ट पेज, है ना। अब पृथ्वी जो आपकी है वो क्लियर हो गई है। तो भारत का आपका पूर्वी बिंदु भी अपन ने पढ़ लिया है बेटा, पश्चिमी बिंदु पढ़ लिया अपन ने भारत का, ठीक है ना, भौगोलिक स्वरूप पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे
भारत के क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे बेटा? भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? भारत के क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं अब। तो भारत का क्षेत्रफल है बेटा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको यूनिट भी याद रखना है बेटा, क्वेश्चन को घुमा देता है ना। यूनिट याद रखना है, कितना है बेटा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का हिस्सा है ना। ठीक है ना। अब भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बेटा क्षेत्रफल के हिसाब से? तो 7वां स्थान है ना। ध्यान रखना, विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से बेटा? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? तो हिसाब से कौन सा स्थान है बेटा? 7वां स्थान है। ठीक है, तो ये आप आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में भारत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा हिस्सा रखता है? तो 7वां हिस्सा अपने पास रखता है, सॉरी 7वां स्थान रखता है, हिस्सा नहीं 7वां। चलिए अब हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। ठीक है ना बेटा? अब आप बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चे? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है बेटा? 263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा, भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो बेटा स्थान रखता है 7वां। कौन सा रखता है बेटा? 7वां। तो विश्व में भारत जो है आपका, वो कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से रखता है 7वां स्थान। कौन सा रखता है बेटा? 7वां। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको सुनना है और नोट्स बनाना है। ठीक है ना बेटा? ध्यान रखिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है बेटा? कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। कौन सा रखता है? 7वां स्थान रखता है। और क्षेत्रफल कितना है बेटा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा ये बताओ, भारत के जो है ना क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका 32,87,000 जो क्षेत्रफल है आपका, वो भारत जो है ना विश्व का कितने परसेंट हिस्सा रखता है? जो क्वेश्चन पूछता है तो 2.42% हिस्सा अपने पास रखता है। ये आपको याद रखना है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट ना कितने परसेंट हिस्सा अपने पास रखता है? एक बार मैं थोड़ा देखूँ जरा, है ना। क्या लिखा मैंने आपको? विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा अपने पास रखता है? हिस्सा अपने पास रखता है बेटा, तो 2.42% हिस्सा अपने पास रखता है। ये आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चे बोलो? 32,87,263। भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल के हिसाब से बेटा? तो 7वां स्थान रखता है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा रखता है? तो 2.42% हिस्सा रखता है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से बेटा, तो वो है रूस। ध्यान रखेंगे आपको, सबसे बड़ा देश है ये बेटा, सबसे बड़ा देश है विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है आपका रूस है। कौन सा है बेटा? रूस है। सबसे बड़ा देश रूस है। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% हिस्सा अपने पास रखता है। ये भी आपको याद रखना है। रूस जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% हिस्सा अपने पास रखता है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, सेकंड नंबर पे कौन आता है बेटा? सेकंड नंबर पे आता है आपका कनाडा। क्या आता है बेटा? कनाडा। क्या आता है बच्चे? कनाडा आता है। ध्यान रखें, कौन सा आता है बेटा? कनाडा, है ना। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन आता है बेटा? चीन। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पे कौन आता है? चीन। चौथे नंबर पे कौन आता है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या आता है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका आता है चौथे स्थान पर। ये आपको याद रखना है।
तो पहले स्थान पे रूस आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा आपका है कनाडा, तीसरा आपका है चीन, चौथा आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवा आपका है ब्राजील। कौन सा बेटा? पांचवा आपका कौन सा है? ब्राजील। छठवा आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बेटा? ऑस्ट्रेलिया आपका छठवा है। और सातवां अपना भारत है। सातवां कौन सा है बेटा? भारत, मतलब इंडिया। याद रखना है, क्या है? इंडिया। तो भारत क्षेत्रफल के सातवां स्थान रखता है। और 8वें नंबर पे आपका आता है अर्जेंटीना। क्या आता है बेटा? अर्जेंटीना भी बोल सकते हो, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे हाईलाइट करूंगा, 7वें नंबर पे हाईलाइट करूंगा मैं। 7वें नंबर पे क्या करूंगा बेटा? हाईलाइट करूंगा। तो भारत 7वें नंबर पे आपका भारत आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें नंबर पे विश्व में आता है। पहले नंबर पे रूस, बोलो पहले नंबर पे रूस, बोलो पहले नंबर पे रूस। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % हिस्सा रखता है बेटा? 7% हिस्सा रखता है। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे चीन, बोलो क्या? चीन। चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे आपका आता है ब्राजील, है ना। 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हम आते हैं, मतलब हमारा भारत आता है। कौन आता है बेटा? भारत आता है। जनसंख्या में 2011 के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? जनसंख्या में 2011 के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे था। कौन से नाम से? दूसरे स्थान पे। अब आगे का पता नहीं, पहले भाई आया, लेकिन 2011 के अनुसार जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पे था। और क्षेत्रफल में कितने स्थान पे बेटा? क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे। अच्छा, जनसंख्या में 2011 के अनुसार पहले नंबर पे कौन है बेटा? पहले नंबर पे चीन साहब है। कौन है? चीन पहले नंबर पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको। पहले स्थान पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत। क्षेत्रफल में चीन तीसरे नंबर पे। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और भारत 7वें नंबर पे है। ठीक है ना बेटा? तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा सा भारत के मैप को देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? थोड़ा सा भारत के मैप को देखने वाले हैं। थोड़ा समझना, थोड़ा समझना। अपना भारत कैसा है बेटा? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। ठीक है ना? डायग्राम में देख लेना बेटा, भारत अपना कैसा है? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। तो ये अपना भारत है बेटा। ठीक है ना? तो भारत में ये पूछता है बेटा तटीय रेखा कितनी है? क्या? कौन सी बेटा? तटीय रेखा। तटीय रेखा क्या होती है बेटा? कोस्टल लाइन। कौन सी होती है बच्चे? कोस्टल लाइन होती है। कौन सी होती है? कोस्टल लाइन। ठीक है ना? कौन सी? लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन या कोस्टल लाइन मतलब तटीय, समुद्र तटीय लाइन। क्या बेटा? समुद्र तटीय लाइन। क्या बोल सकते हैं? समुद्र तटीय लाइन बोलो या सीमा बोलो ना। समुद्र तटीय सीमा भारत की कितनी है बेटा? तो 6100 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 6100 किलोमीटर। यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चे? 6100 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की जो सीमा आपकी यहां से यहां तक की जो सीमा है कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 6100 किलोमीटर है। वहीं हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को यदि मिला दिया जाए तो ये भी भारत की तटीय सीमा है ना। तो कितनी हो जाएगी बेटा? 7516 किलोमीटर लगभग। कितनी होती है बेटा? 5716 किलोमीटर लगभग आपकी पूरी समुद्र तटीय मैदान है ना, सॉरी समुद्र तटीय सीमा है ना। तो देखो आप ध्यान से देखेंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। सब लोग इधर देखो, सब लोग उधर देखो ध्यान से। टोटल, टोटल बोल दे, क्या बोल दे? टोटल समुद्र तटीय लाइन। तो कितना आ जाएगा बेटा? 7516, जिसमें आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों मिल जाए। ठीक है ना? टोटल ऑफ बोलेगा, टोटल समुद्र तटीय लाइन कितनी है या सीमा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। यदि बोले मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है बेटा? तो 6100 किलोमीटर है। ये भारत का मुख्य वाला भाग होता है,
यहाँ से यहाँ तक की जो समुद्र तट है बेटा वो 6100 किलोमीटर है। और टोटल बोलेगा इसमें अंडमान भी जुड़ेगा और लक्षद्वीप भी जुड़ेगा, तो इसमें आपका 7516 किलोमीटर हो जाती है तटीय सीमा। ठीक है ना बेटा। चलिए ऊपर आपका स्थलीय सीमा, क्या बेटा स्थलीय सीमा बोल सकते हैं, जो पूरा आपका राउंडिंग फिगर आपको यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। ठीक है ना। तो ये पूरी आपकी जो आपकी लैंडिंग ऑफ बाउंड्री बोल सकते हैं आप, लैंडिंग ऑफ बाउंड्री या आपकी स्थलीय सीमा, तो ये बेटा है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है बेटा स्थलीय सीमा कितनी है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है आपकी 6100 किलोमीटर मुख्य भारत की है, और टोटल बोलेंगे तो 7,516 किलोमीटर है। और ये वाली आपकी जो किसी देश से लगी हुई है ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब आपको एक बात और याद रखना है बेटा, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है बेटा 3214 किलोमीटर। कितनी है बच्चे 3214 किलोमीटर आपकी कौन सी लाइन है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। मतलब ये वाला पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था अभी आपके लिए इंदिरा कौल, कौन सा बेटा इंदिरा कौल, और नीचे वाला केप कैमोरी, इन दोनों पॉइंट की जो दूरी आपकी है उत्तर से दक्षिण की कितनी है 3200 कितनी है बेटा 3214 किलोमीटर आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ये आपको याद रखना है। और ये आपका पूरब से पश्चिम जो आपका है उसकी लंबाई है बेटा 2914 किलोमीटर, सॉरी 2933। कितनी है बेटा 2933, सॉरी कितनी है बेटा 2933 किलोमीटर है। कितनी है 2933 किलोमीटर आपकी पूरब से, मतलब बालांगू से लेकर आपका गोहर मोती तक या किबिथू से लेकर गोहर मोती तक जो लंबाई आपकी पूरब से पश्चिम की है वो है आपकी 2933। उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी है 3214। ये सभी आपको याद रखने वाली बातें हैं बच्चे, ध्यान रखना है आपके लिए। जितनी आपकी बेसिक जानकारी थी आज की क्लास में अपन ने पढ़ लिया है, ध्यान रखें। इसलिए भी क्लास में आपको कोई दिक्कत है बेटा यदि हो तो बताओ, है ना। मतलब समझे आपको पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। कितनी है बेटा 3214 किलोमीटर। समुद्र तट आपका पूरा आपका ये मुख्य भारत का 6100 किलोमीटर, और टोटल बोलेंगे तो 7516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी तटीय मिल जाएगा। और लैंड ऑफ बाउंड्री या हम बोले कि स्थलीय सीमा आपकी है 15,200 किलोमीटर। चलिए भाई साहब आज की क्लास में इतना ही है ना। सभी क्लास समझ में आई बेटा। कल पूछना है मुझे, ठीक है कल पूछना है, अच्छे से याद कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कल, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए जय श्री राम भैया।